you all on my YouTube channel Civil Exam Guru, and you can see this is the lecture number 3 of GPSSB exam, Civil Engineering exam, which we are going to held in uh, 22/5/2020. Okay, so in this video we will discuss the topmost 30 question, topmost almost 50 questions we are going to discuss. You can see in the slides. So still, if you are preparing for this exam, you can subscribe my channel. एंड इफ़ यू लाइक, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है इसको लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। जनरल स्टडी जो है वो 35 मार्क्स का है, इंग्लिश ग्रामर जो है आपको 20 मार्क्स का है, गुजराती ग्रामर जो है वो 20 मार्क्स का है, और बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आपको 75 मार्क्स का है। ओके, लास्ट डेट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, 20 तारीख इसका लास्ट डेट था एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके रिगार्डिंग आप जो है पूछ सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर PYQ यदि आपको चाहिए तो आप उसको भी मेरे से ले सकते हैं विद इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो टोटल वैकेंसी आपको 355 वैकेंसी आपके पास है, तो आप जो है अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन टेक्निकल के डिस्कस करेंगे और मैं आपको कंप्लीट पूरा का पूरा स्टडी करवा रहा हूँ इसके अंदर। तो आप जो है बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लास्ट तक वीडियो को देखिए। आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट भी क्वेश्चन के साथ क्लियर होते जाएंगे। तो हम लोग जो है बेसिकली आज की क्लास के अंदर टेक्निकल क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल क्वेश्चन का वेटेज आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट जो है 75 मार्क्स का वेटेज है आपके पास टेक्निकल क्वेश्चन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि सीजी ऑफ ए ट्रेपेजियम ऑफ हाइट इज एच। एक ट्रेपेजियम है जिसकी हाइट एच है, पैरेलल साइड ए और बी है, मेजर फ्रॉम अ साइड बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो ट्रेपेजियम की सीजी का फॉर्मूला पूछा है दोस्तों। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है h/3 b+2a डिवाइडेड बाई b+a। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम की जो सीजी होती है, ट्रेपेजियम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है h/3 ब्रैकेट में b+2a डिवाइडेड बाई b+a। तो ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड क्वेश्चन, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमको एरिया होता है हमको देता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया ग्राफ होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी और टाइम, मान लीजिए ये वेलोसिटी और ये टाइम है और ये कुछ ग्राफ बनता है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमको पता है कि dv/dt वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो एक्सीलरेशन होता है। बट इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो हमको देगा, वो अपने को मिलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो अपने को पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल क्वेश्चन, तो नॉन टेक्निकल को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जीके का ये क्वेश्चन ये भी देख सकते हो कि तानसा अभ्यारण भारत ना कया जिला में आवेलू है। तो आप जो है इसको भी बता सकते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ है। वो सब हम लोग नॉन टेक्निकल को अलग से डिस्कस करेंगे। पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग खाली टेक्निकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड इन द टर्म ऑफ पॉइजन रेशियो म्यू। तो के ई और म्यू के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि ई इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। ये होता है एक फॉर्मूला नंबर 1, ई इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। दूसरा होता है ई इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू 9kg/3k प्लस जी। तो आपको सभी फॉर्मूला जो है रिमेंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो है आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं, तो आप जो है उसको जरूर एक बार ध्यान में दे के पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर
3 हो गया हमारा। आगे भी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, a shaft is subjected to a bending moment m and the torque T. The equivalent bending moment on the shaft is given by। एक शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट के ऊपर टोटल बेंडिंग मोमेंट जो है m लग रहा है, और टॉर्क जो है, बेंडिंग मोमेंट m है और टॉर्क जो है वो t है। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे वापस से ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा गया है। इसका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? कुछ ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एम प्लस अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका। रूल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो वाज एस्टेब्लिश बाई। वाटर सीमेंट रेशियो का जो रूल्स था वो कौन दिया था? सबको पता है, डफ अब्राहम जो थे वो वाटर सीमेंट रेशियो का रूल्स दिए थे। डॉक्टर कार्ल तेराजागी जो है वो सॉइल मैकेनिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? इस तरीके से बाकी सभी साइंटिस्ट लोग जो हैं उसके साथ आप जो है इसको दिखा सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर technical portion, we will not we will only discuss here technical question। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्यनी अवरोधकताનું એકમ जड़ाओ। द्रव्यनी अवरोधकता मतलब कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो हो जाएगा आपका ओम इंटू मीटर। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड। सीमेंट की जो ग्राइंडिंग होती है वो हमको किससे पता चलता है कि कितना डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग है? तो सीमेंट की फाइननेस से हमको जो है उसकी डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग पता चल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट हम लोग देखने जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बैठा बैठा क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कंक्रीट फ्रॉम विच एंट्रेन एयर एंड द एक्सेस वाटर आर रिमूव आफ्टर प्लेसिंग इन इट इज नोन एज। कंक्रीट ऐसा कंक्रीट जिसके अंदर से एंट्रेन एयर और एक्सेस वाटर जो है रिमूव होता है, जब भी हम उसको प्लेसिंग करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा कंक्रीट बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज अ वैक्यूम कंक्रीट। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम कंक्रीट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैक्यूम कंक्रीट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ब्रेकिंग अप ऑफ द कोहेजन इन द मास ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट का जो मास होता है, मतलब जो कंक्रीट के मटेरियल होते हैं उनके बीच की जो कोहेसिवनेस होती है उसको, उसके ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं? जब उसके मटेरियल जो है अलग अलग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। मटेरियल जो है डिफरेंट हो जाना, सेपरेट हो जाना। कोहेजन मतलब क्या होता है कि सभी मटेरियल एक साथ जो है बाइंडिंग रहते हैं, चिपके हुए होते हैं। जब सब मटेरियल अलग अलग हो जाएगा उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और ब्लीडिंग क्या होता है? जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो रहता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग हो जाना, ओके। तो ये आपका बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन है, और ये आपका जो है concrete in which permeability tests are performed for designing the concrete mix is called। ऐसी concrete सॉरी प्रिलिमिनरी टेस्ट, ऐसी concrete जिसके अंदर हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं concrete mix डिजाइन करने से पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ कंट्रोल्ड कंक्रीट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोल्ड कंक्रीट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। For the improvement of workability of a concrete, shape of aggregate recommended is। यदि हमको कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो कौन से शेप का एग्रीगेट जो है यूज करेंगे? तो हमको पता है कि राउंड शेप एग्रीगेट जो है इस्तेमाल होता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। इरेगुलर शेप जो है वो स्ट्रेंथ के लिए होता है। राउंड शेप जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड एज। ऐसा सॉइल जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बनता है उस सॉइल को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर दैट इज नोन एज एलुवियल सॉइल।
और ऐसा सॉइल जो विंड की वजह से बनता है उसको बोलते हैं एओलियन सॉइल। और लेक के अंदर जो सॉइल बनता है उसको बोलते हैं लेकोस्ट्रीन सॉइल। ओके। मरीन के अंदर जो समुद्र के अंदर जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं मरीन सॉइल। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। सर्वेइंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? सर्वेइंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है टू वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। होल से पार्ट में काम करना ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर्वेइंग का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये एक रिएक्शन पूछ दिया है केमिस्ट्री से आपको रिएक्शन पूछा गया है कि CH4 जब मीथेन गैस को पानी के साथ मिक्स करेंगे निकल और 1073 केल्विन टेम्परेचर और 30 बार प्रेशर लगा के, तो उसके अंदर से क्या जनरेट होगा? तो उसके अंदर से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और प्लस 3H2 ये जनरेट होगा। तो आपको केमिस्ट्री का रिएक्शन याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जनरल साइंस का एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, ए डायगोनल स्केल इज यूज टू मेजर द डायमेंशन। डायगोनल स्केल जो है कितना डायमेंशन मेजर करती है? डायगोनल स्केल इज यूज टू मेजर हाउ मच डायमेंशन। तो हमको पता है कि डायगोनल स्केल जो है वो 3 डायमेंशन मेजर कर सकती है, मीटर, सेंटीमीटर एंड तीनों डायमेंशन जो है मेजर कर सकता है बाय यूजिंग द डायगोनल स्केल। ओके। चलिए सर्वेइंग से क्वेश्चन ये पूछेंगे, काफी सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम। नेक्स्ट है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वो वाटर बॉडी के सर्वेइंग के लिए किया जाता है, अंडर वाटर सर्वेइंग के अंदर किया जा सकता है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वो लार्ज वाटर बॉडी के सर्वे के लिए यूज होता है। An imaginary line joining the point of equal elevation on the surface of the earth। सेम एलिवेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेम एलिवेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंटूर लाइन। क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन में क्रॉस ईच अदर ओनली इन केस ऑफ। अलग अलग एलिवेशन का जो कंटूर है वो एक दूसरे को तभी कट करते हैं कौन से केस में? एन ओवरहैंगिंग क्लिफ, ए वर्टिकल क्लिफ, सैडल पॉइंट और एन इंक्लाइंड प्लेन। कब कब जो है कंटूर एक दूसरे को क्लिप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? तो आंसर आएगा आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ के अंदर जो है आपने देखा होगा ऐसा कोई पहाड़ जैसा बना रहता है, तो जब भी पहाड़ जैसा रहेगा ओवरहैंगिंग, तो ही जो है उसके कंटूर एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 330 डिग्री 30 मिनट। व्हाट इज द वैल्यू इन टर्म ऑफ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग? तो होल सर्कल बेयरिंग आपको दिया हुआ है तो इसका क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालना है, तो आप जो है इसको कर सकते हैं। होल सर्कल बेयरिंग जो है वो आपको 330 डिग्री 30 मिनट दिया है, तो आप उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। 330 डिग्री एंड 30 मिनट फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये होल सर्कल बियरिंग है। इन टर्म ऑफ क्वाड्रेंटल बियरिंग, तो आप यहाँ से नॉर्थ होता है, ये होता है आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। ओके। तो आपका जो आंसर आएगा वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आएगा। और कितना आएगा? तो आप 360 के अंदर से उसको जो है माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप 360 में से माइनस करेंगे आपका आंसर बनेगा 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स। आंसर आपका ये आ जाएगा 29 डिग्री 30 मिनट्स। तो आपको 360 में से 330 डिग्री एंड 30 मिनट्स को माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जी डबल एस बी का जो एग्ज़ाम है इसका पेपर काफ़ी इजी आएगा। आपका टेक्निकल क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। कर्व ऑफ ए वेराइंग रेडियस इज नोन एज। ऐसा कर्व जिसकी रेडियस जो है वो चेंज होती रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ ट्रांजिशन कर्व। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कर्व। कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू। कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स जो है कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन ब्रिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास ब्रिक।
तो आप जो है डिफरेंट टाइप्स के ब्रिक्स जो है पढ़े होंगे बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज। ब्रिक बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों नीडिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नीडिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द impact value of aggregate used in the concrete for the road, railway, pavement should not exceed। एग्रीगेट के ऊपर जो हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं, पहली बात तो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो है वो टफनेस के लिए करते हैं। कौन सी क्वांटिटी जानने के लिए? टफनेस जानने के लिए हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं। तो हम लोग जो रोड के लिए, रेलवे के लिए या पेमेंट के लिए हम लोग यदि उस एग्रीगेट को यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी इम्पैक्ट वैल्यू जो है कितने वैल्यू से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों 30% से ज़्यादा इम्पैक्ट वैल्यू नहीं होना चाहिए फॉर द पेमेंट सरफेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the sieve analysis of aggregate, the cumulative percentage weight retained is 628. The finest modulus of the aggregate is। यदि आपके पास cumulative weight जो है 628 है तो फाइनेस्ट मॉडुलस क्या होगा? तो सिंपल होता है, cumulative weight को 100 से आप जो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आपका आएगा 6.28। फाइनेस्ट मॉडुलस जो है cumulative weight डिवाइडेड बाई 100 होता है। ओके, चलिए। The formwork from the side of the beam can be removed only after। बीम के साइड का जो फॉर्मवर्क है वो कितने दिन में रिमूव किया जाना चाहिए? तो बीम के साइड का जो फॉर्मवर्क है, आप साइड के फॉर्मवर्क को एक दिन के अंदर रिमूव कर सकते हो, साइड वाले फॉर्मवर्क को एक दिन के अंदर रिमूव कर सकते हो, बट जो बीम की सॉफिट होती है उसके लिए आप जो है 7 दिन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए। Now let's move to the next question. Dutch bond is a modification of। डच बॉन्ड जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? तो दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड का जो मॉडिफिकेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं डच बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डच बॉन्ड। लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। ब्रिक का जो लॉन्गर फेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेचर। एनर्जी इक्वेशन इज यूजली एप्लीकेबल टू। एनर्जी इक्वेशन जो है वो ज़्यादातर किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एनर्जी इक्वेशन इज यूजफुल फॉर द स्टेडी फ्लो। किसके लिए यूज होगा? स्टेडी फ्लो। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो दैट इज नोन एज, दैट इज यूज टू पिटेड ट्यूब। पिटेड ट्यूब से हम लोग जो है फ्लो की वेलोसिटी माप सकते हैं। वेंचुरी मीटर जो होगा वो डिस्चार्ज के लिए होता है, and orifice meter is also used to measure the discharge of the flow। तो वेलोसिटी मापने के लिए हम लोग जो है पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर displaced by floating wooden block of density 0.75 and size is 5 meter long, 2 meter wide and 3 meter height is। वाटर displaced by a floating wooden block। अब एक जो है वुडन ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी आपको दे दी है, ठीक है, मतलब डेंसिटी आपको दे दिया है और आपका इससे आप जो है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा, जितना मास होगा उतना ही वो जो है अपना अ, जितना मास होगा वुडन ब्लॉक का उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। तो हम इसका मास निकाल देंगे तो एग्जैक्टली जो है अपने को आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ओके, तो डेंसिटी आपको दिया है 0.75, डेंसिटी आपको दिया है 0.75 और मास और वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल सकते हो। 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, तो 30 मीटर क्यूब इसका जो है हो गया वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए,
75 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा, 3 5 या 15 का 5 कैरी 1 7 या 21 प्लस 2 22.5, तो कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The flow in the open channel is said to be critical if the Froude number is। फ्लो जो है वो क्रिटिकल कब कहलाएगा, जब फ्राउड नंबर जो है कितना होना चाहिए। तो फ्लो को क्रिटिकल होने के लिए फ्राउड नंबर जो है 1 के इक्वल होना चाहिए। सब क्रिटिकल एक से कम होगा तो सब क्रिटिकल, और एक से ज़्यादा होगा तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड, वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती है, एंटायर अरेंजमेंट फ्रॉम द सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन डी इसका सही होगा कि मतलब सोर्स से लेके जहाँ से पानी आ रहा है और जहाँ तक पानी पहुँचाना है उन सभी के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, turbidity of turbidity of raw water is measured of। रॉ वाटर की टर्बिडिटी जो है वो किससे मेजर करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का। मतलब आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट जो है पेपर के अंदर टच किया गया है। टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज मेजर्ड बाय द सस्पेंडेड सॉलिड। उस वाटर के अंदर कितने सस्पेंडेड सॉलिड हैं उनसे हम लोग जो है उसकी टर्बिडिटी जो है मेजर कर सकते हैं। Flow in the is the physical following is the physical characteristic of sewage। सीवेज की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, टर्बिडिटी, ऑर्डर, कलर। तो ये सभी जो है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है सीवेज की। स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप इन द रेक्टेंगुलर बीम इज, रेक्टेंगुलर बीम के अंदर जो स्टीरअप की स्पेसिंग होती है kept constant throughout the length, increase at the center of the beam, increase at the end and decrease toward the center of the beam। तो आंसर जो है होगा कि इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम। बीम के सेंटर पर जो स्पेसिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं, और एंड पर स्पेसिंग कम कर सकते हैं। ठीक है, the amount of reinforcement for the main bar in a slab is based on। जो रेनफोर्समेंट हम लोग स्लैब के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। A T-beam behave as a rectangular beam of a width equal to its flange if its neutral axis is। एक T-beam जो है वो एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करेगा इफ इट्स फ्लैंज विथ इक्वल टू इट्स फ्लैंज, यदि उसका न्यूट्रल एक्सिस जो है कहाँ पे होना चाहिए। टी बीम बिहेव लाइक एज ए रेक्टेंगुलर बीम। तो टी बीम जो है रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव तभी करेगा जब उसका न्यूट्रल एक्सिस रिमेन्स विद इन द फ्लैंज। जब न्यूट्रल एक्सिस जो है फ्लैंज के अंदर रहेगी तो टी बीम जो है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करता है। इन ए सिंगली रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम, एक सिंगली रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम है, द रेनफोर्सिंग स्टील बार आर प्लेस्ड, रेनफोर्सिंग स्टील बार जो है कहाँ पर रखा जाएगा, सिंगली रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम है तो रेनफोर्स बार जो है वो कहाँ पर रखोगे, तो रेनफोर्सिंग बार जो हम लोग पुट करेंगे नियर द टॉप ऑफ द बीम। तो बीम के टॉप पे हम लोग जो है रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं कैंटिलीवर के अंदर। Next question. Failure of reinforced concrete beam occur when the concrete is strained in the compression ridges। फेलियर इन द reinforced concrete beam, आरसीसी की जो बीम है उसके अंदर फेलियर कब होगा, जब उसकी जो स्ट्रेन कंप्रेशन के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो कंप्रेशन का स्ट्रेन की वैल्यू जो है पहुंचेगी 0.0035 जितना, तो जो है कंक्रीट फेल कर जाएगा।
Next question. The capacity of a beam is determined by the load which causes. कैपेसिटी ऑफ ए बीम इज डिटरमाइंड, बीम की कैपेसिटी जो है हम चेक कर सकते हैं बाय द लोड विच कॉजेस क्रैक इन द टेंशन जोन, एंडिंग ऑफ द स्टील, क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन एंड द शार्प शिफ्ट ऑफ ए न्यूट्रल एक्सिस। तो आंसर जो है इसका आपका इल्डिंग से, स्टील की इल्डिंग से हम लोग जो है बीम की कैपेसिटी जो है पता कर सकते हैं। लाइव लोड ऑन द स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर के ऊपर जो लाइव लोड होता है वो क्या होता है, वेरीज इन द मैग्नीट्यूड, वेरीज इन द पोजीशन, इज एक्सप्रेस एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, लाइव लोड का पोजीशन भी चेंज होता है, यूडीएल के हिसाब से कर सकते हैं। तो आंसर जो ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट। If P is a wind pressure in the kg per centimeter square and V is the velocity in kilometer per hour and K is the constant of the proportionality, then तो इसका ये इक्वेशन जो है IS 875 पार्ट 1 में से लिया गया है कि आप जो है विंड विंड डिज़ाइन का कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर से कितना आएगा। तो आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर, P इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है किसका रेशियो होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो आपका होता है रेशियो यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पॉइजन रेशियो फॉर द स्टील विद इन द इलास्टिक लिमिट रेंजेस फ्रॉम, स्टील के लिए पॉइजन रेशियो कितना होना चाहिए जो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, तो स्टील के लिए पॉइजन रेशियो जो होगा 0.25 टू 0.33 वैल्यू। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ए कॉलम इज, कॉलम के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होगा, तो कॉलम के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होगा वो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, जो ट्यूबुलर सेक्शन होगा होलो ट्यूबुलर सेक्शन उसको बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम हेल्ड इन द पोजीशन एट बोथ द एंड बट नॉट रीस्टेन इन द डायरेक्शन इज इक्वल टू, effective length held in position at both the end but not restrained in the direction, held in position मतलब उसको उसको जो हिंज तो रखा गया है बट नॉट रीस्ट्रेन इन द डायरेक्शन, मतलब कि वो जो मूव कर सकता है घूम सकता है उसके अंदर मोमेंट जो है अलाउ हो सकता है। तो आंसर जो है वो दोनों तरफ से हिंज ये समझो, जब दोनों तरफ से हिंज होगा तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ एल इज इक्वल टू एल हो जाता है बट नॉट रीस्ट्रेन इन द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो है यहाँ पे मोमेंट अलाउड नहीं है, तो आप जो एल इज इक्वल टू एल हो जाएगा। द इन्वेंटर ऑफ ए रोड मेकिंग एज ए बिल्डिंग सिंस वॉज, इन्वेंटर ऑफ रोड, रोड का जो इन्वेंशन होता है, रोड की जो मेकिंग हुई थी वो कब से हुई थी, तो मेकिडेम जो है रोड का इन्वेंशन जो है वो कब हुआ था, रोड का इन्वेंशन जो है उससे भी पहले हुआ था, तो शली से रोड का इन्वेंशन हुआ था, फिर डब्ल्यू रोड बना, टेलफोर्ड, ट्रांसयूडी, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे बाद में, तो रोड का इन्वेंटर, रोड बनाने का जो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था वो शली के द्वारा किया गया था। फुल विड्थ ऑफ ए लैंड एक्वायर बिफोर फाइनलाइजिंग ए हाईवे अलाइनमेंट इज नोन एज, कोई भी हाईवे अलाइनमेंट को फाइनल करने से पहले जो फुल विड्थ होती है रोड की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ वे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल विड्थ के अंदर आपका कैरी वे भी आ जाता है, शोल्डर भी आ जाता है, ठीक, इस सभी को मिला के हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। The convexity provided to the carriageway between the crown and the edge of a pavement is known as, convexity provided to the carriageway between crown and edge, क्राउन और एज के बीच के अंदर जो कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैम्बर।
एंड दैट इज यूज फॉर द ड्रेनेज ऑफ वाटर। किसके लिए यूज होता है? ये जो कैम्बर प्रोवाइड की जाती है जिसको हम बोलते हैं पानी को रिमूव करने के लिए, ड्रेनेज के लिए। रेडियस ऑफ द कर्वेचर प्रोवाइडेड अलोंग ए ट्रांजिशन कर्व इज। ट्रांजिशन कर्व के अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड किया जाता है वो मिनिमम एट द बिगिनिंग, सेम थ्रू आउट द लेंथ, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, वेराइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। आंसर जो है आपका यही हो जाएगा कि वेराइंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आते ही आते आते वो आर के जितना हो जाता है, इतना वेरिएशन होगा। नाउ रफनेस इंडेक्स ऑफ ए रोड इज एक्सप्रेस एज। रफनेस इंडेक्स क्या होता है रोड के हिसाब से? तो रफनेस इंडेक्स इज cumulative deformation of surface per horizontal distance। इसको हम लोग बोलते हैं रफनेस इंडेक्स। cumulative deformation of a surface per unit horizontal distance। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। maximum number of a vehicle that can pass a given on a lane during the 1 hour without creating unreasonable delay is known as। maximum number of vehicle that can be passed, that is known as the traffic density of a lane, basic capacity of a lane, practical capacity of lane and probable capacity of a lane। The maximum number of vehicles that can pass on a given lane during 1 hour without creating unreasonable delay, that is known as the practical capacity of a lane। In case of multi-lane road, overtaking is generally permitted। multi-lane road के अंदर जो overtaking होता है वो दोनों तरफ से कर सकते हैं, from the right side and the left side। The roundabout are not suitable if the number of vehicle exceed। राउंड अबाउट जो है सुटेबल वहाँ पे नहीं होगा यदि नंबर ऑफ व्हीकल जो है कितने से ज़्यादा होना चाहिए। तो नंबर ऑफ व्हीकल यदि 3000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे राउंड अबाउट जो है सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि द गेज ऑफ परमानेंट वे इन रेलवे इज। रेलवे के अंदर जो परमानेंट वे होता है वो परमानेंट वे का जो गेज है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ ए रेल, width of the formation, minimum distance between outer face of the rail, या center to center distance between the rail क्या होगा? That is known as the minimum distance between the running face of the rail। रेल सेक्शन इज जनरली डिजाइन बाय इट्स। रेल का जो सेक्शन होता है उसका डिजाइन कैसे करते हैं? तो हम लोग पता है कि रेल सेक्शन जो डिजाइन होता है वो वेट पर यूनिट पर मीटर लेंथ, वेट पर मीटर लेंथ के हिसाब से रेल सेक्शन की डिजाइन की जाती है। The brickwork is not measured in meter cube in case of। ब्रिक वर्क जो है मीटर क्यूब में मेजर कौन सी केस के अंदर नहीं करते हैं? तो ब्रिक वर्क जो है हाफ ब्रिक वॉल के अंदर मीटर क्यूब के अंदर मेजर नहीं होता है। द रनवे ओरिएंटेशन इज मेड सो दैट द लैंडिंग एंड टेक ऑफ आर। रनवे ओरिएंटेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि लैंडिंग और टेक ऑफ आर अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन, अलोंग द विंड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन या नन ऑफ द अबव। तो क्या आ जाएगा? अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रनवे का ओरिएंटेशन रखा जाता है। According to ICAO, all marking on the runway are painted white and text on taxiways। ICAO के अकॉर्डिंग जो पेंटिंग की जाती है वाइट और टैक्सी वे के अंदर कौन से कलर से पेंटिंग की जाएगी? तो टैक्सी वे अंदर येलो कलर से पेंटिंग की जाती है। फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग द प्रोजेक्ट वॉज। अभी ये सीपीएम से क्वेश्चन आ गया देखिए।
हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टच किया गया है। पहला मेथड जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग का कौन सा था? तो फर्स्ट मेथड वाज द बार चार्ट मेथड। सबसे पहला मेथड जो आया था वो बार चार्ट। Next question, the difference between the time available to do the job and the time required to do the job is known as। टाइम अवेलेबल मतलब जितना कोई भी काम करने के लिए टाइम है, और कोई भी काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए, इन दोनों के बीच के का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन टेक्निकली कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जो है मुझे कांटेक्ट सकते हैं 9974248087। और वीडियो आपको पसंद आया है तो एक आपका लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।